दोस्तों तो स्वागत है फिर से अरोरा आईएएस चैनल पर। तो कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। अभी कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि आप अगर आगे जाके ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करोगे या फिर पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करोगे तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कोड ऑफ एथिक्स के बारे में कि कोड ऑफ एथिक्स क्या है। एक इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं। बार बार मैं ऑर्गेनाइजेशन बोल रही हूँ इसीलिए क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर पब्लिक डिपार्टमेंट भी, ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आते हैं। आप तो ये समझ लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ये मतलब नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये पब्लिक डोमेन में भी आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं, ताकि आपके एक बिहेवियर क्लाइंट के ऊपर या फिर पर्सनस, जब पीपल आपके सर्विसेज को लेते हैं उनके थ्रू आप एक कंसिस्टेंसी मतलब एक ही तरीके का अप्रोच रखोगे। आप गुस्सा नहीं होंगे या फिर आप कभी मूड आउट हो जाएंगे इसीलिए आप कस्टमर के साथ अच्छे से बात नहीं करोगे। तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। आपकी एथिकल कॉन्डक्ट हर टाइम एक ही तरफ से होना चाहिए। एक सिविल, खास करके एक सिविल सर्वेंट को एक ट्रस्ट होती है कम्युनिटी की तरफ से कि आपके पास जो भी आएंगे सर्विसेज, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, जब भी कोई क्रिमिनल केस आता है या फिर सिविल केस आता है आपके सामने, तो आप एक फेयर, इम्पार्शियल, एफिशिएंटली जजमेंट देना पड़ेगा। आपके ऊपर एक ट्रस्ट है तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ के उद्देश्य है वो आपके एथिकल बिहेवियर में भी वही उद्देश्य का मतलब होना चाहिए। जैसे कि किसी, जब मान लीजिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में कि वृद्धाप्य पेंशन देते हैं गवर्नमेंट, तो आपके अंदर भी वो वैल्यू होना चाहिए एंड कंपैशन होना चाहिए वो ओल्ड एज पीपल को, कि उनको कितनी तकलीफ़ होती है जब पेंशन नहीं मिलती है उस एज में। तो वैसे सारे वैल्यूज़ और डिसीशंस और पॉलिसीज़ आपके एक्शन में भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। आप उनकी तरफ काम करते जाओगे तो एफिशिएंट सिविल सर्वेंट वही होगा जो ये सेट ऑफ वैल्यूज़ प्रोफेशनलिज्म में दिखाएगा। कैसे वैल्यूज़? इंटीग्रिटी, डेडिकेशन, पब्लिक सर्विस, इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी, एनोनिमिटी, ये सारे कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है कि किस चीज़ में, फाउंडेशनल वैल्यूज़ जो कि चैप्टर 3 था, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज। ज़रूर जाके वो वीडियोस भी कंप्लीट कर दीजिएगा ताकि आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हो। तो अभी आते हैं कोड ऑफ एथिक्स का क्या उद्देश्य है या फिर क्या इंपॉर्टेंस है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देती है, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, फेयरनेस। मतलब क्या, एक कोड ऑफ एथिक्स की वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब कोड ऑफ एथिक्स मैंडेटरी हो जाता है, आपको फॉलो करना होता है। आप एथिकल मतलब पंक्चुअल टाइम पे पहुंच जाओ ऑफिस को, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर कि टाइम पे पहुंचना। एक फेयरनेस भी है कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर ये चालू होगा कि सारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, हायरार्की से लेकर सबऑर्डिनेट्स तक, सब एम्प्लॉयज़ टाइम पे पहुंच रहे हैं। तो एक फेयरनेस है। ऑनेस्ट भी है। जब आप पहुंचना शुरू करोगे तो एक ऑनेस्टी भी बन जाएगी आपके अंदर कि येस, आई एम डूइंग समथिंग विच इज़ ओपन, और रेस्पेक्ट भी बढ़ता जाएगा। आप जब ऐसे रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करोगे तो आप बॉस के अंदर, बॉस के नज़रों में आपका रेस्पेक्ट, इज्जत ज़्यादा बढ़ेगा। तो बिहेवियर को अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स को बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए आपको सिविल सर्वेंट होते हुए। और एक एंटी करप्शन बॉडीज एस्टैब्लिश कर दिया गया है इसीलिए क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कम होती जा रही है। तो कोड ऑफ एथिक्स बहुत मैंडेटरी चीज़ है इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ में एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन मेरिट, मतलब आप जो भी काम करोगे, जो भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ करोगे, सिर्फ मेरिट के ऊपर ध्यान दोगे। अब कोड ऑफ एथिक्स का यूज़ क्या है? यूज़ यही है कि एक प्रोबेबिलिटी बताती है कि पीपल कैसे बिहेव करेंगे किसी सिचुएशन के थ्रू। मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे या फिर पॉलिटिशियंस होंगे, कोई भी पब्लिक मीटिंग पे वो बात कर रहे हैं या फिर कोई एग्रीमेंट साइन करते हुए कैसे उनको बिहेव करना चाहिए, कौन से एथिकल स्टैंडर्ड्स उनको ये ध्यान में रखते हुए बिहेव करना चाहिए, वो सारा कुछ। मतलब देखिए, तो एक सिविल सर्वेंट है जिनकी कज़न ने उनको बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। अब कोड तो बोलती है कि सिविल सर्वेंट को कि वायलेशन नहीं करना चाहिए, पर ये भी है कि वो उन कोड को ना फॉलो करने से भी उस कज़िन को कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा और इनकी जॉब भी नहीं चली जाएगी।
तो ऐसे सिचुएशन में उनको क्या कैसे रूट लेना चाहिए? इज़ इट राइट कि उनको कज़न को हेल्प करना चाहिए, या फिर वो ड्यूटी के जो कोड ऑफ एथिक्स है उनको फॉलो करना चाहिए? तो ये दोनों में जो एम्बिग्विटी है ना, इसी चीज़ को ये सैक्रिफाइस जो बनता है ना इस सिविल सर्वेंट के अंदर, कि कैसे इस सैक्रिफाइस को कम करें, मतलब इस एम्बिग्विटी सिचुएशन को कैसे कम करें, कोड ऑफ एथिक्स समझाती है। और एक पब्लिक सर्वेंट का कमिटमेंट इतना हाई होना चाहिए कि उसके कॉग्निटिव, सिर्फ उसका दिमाग ही नहीं, इमोशन भी डाल के उसको सोचना पड़ेगा कुछ रीजंस के थ्रू। और कोड विल हेल्प एक प्रोफेशन में, जब भी आप प्रोफेशन में एथिक्स यूज़ करोगे, कॉन्डक्ट अच्छा हो जाएगा, और आप एक प्रोफेशन को जब बिलोंग करते हो उस ग्रुप में आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है, और आप ऐसे बिहेव करना जा रहे हो कि आप एक ऑफिसर लेवल पे हो, तो इसीलिए आपको अच्छे से पब्लिक सर्विस वैल्यू डिलीवरी सिस्टम बनाना ही है। तो एक ऐसे ही राज्यसभा में कमेटी ऑन एथिक्स है। देखिएगा, कोड ऑफ एथिक्स सिविल सर्वेंट्स के लिए कोई कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, सिर्फ कोड ऑफ कॉन्डक्ट रूल्स 1964 का ही है। यहाँ पे राज्यसभा, लोकसभा और जुडिशरी के लिए कोड ऑफ एथिक्स हैं। तो इसके अंदर एथिक्स उनके लिए क्या होता है कि आप एक पॉलिटिशियन होते हुए आप पार्लियामेंट को कोई डिसरेप्यूटेशन, मतलब उनके लेवल को या फिर उनकी दर्जा को कम करते हुए ऐसे कोई काम नहीं करना चाहिए। आपके पोजीशन को यूज़ करते हुए आपको कोई भी ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट को। और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, जैसे आप पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट आएगी, पब्लिक ऑफिस ही ऊपर रहेगी, पब्लिक इंटरेस्ट ही ऊपर रहेगी। आप कोई भी प्राइवेट फाइनेंशियल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम नहीं करोगे, और कोई ऐसे कोई फ़ीस और रेम्यूनरेशन नहीं लेना चाहिए जिसकी वजह से आप वोटिंग के थ्रू उस हाउस तक पहुंच जाओगे। और फिर आपको गिफ्ट भी नहीं लेना चाहिए। ये सारे कुछ पॉलिटिशियंस के बारे में बता रही हूँ जो एमपीस बनते हैं राज्यसभा में, और ये इनको गिफ्ट भी नहीं लेना चाहिए। ड्यूटीज़ भी ऐसे निभाना चाहिए जो ऑनेस्टी और इम्पार्शियलिटी के थ्रू। तो अभी लोकसभा के एथिक्स कमेटी ने और क्या कहा था देखते हैं। इन्होंने सिर्फ यही कहा था, फिर मतलब थोड़ा सा वाइटलाइज कर दिया थोड़ा सा प्रोविजंस, जैसे कि पोजीशन का दुरुपयोग नहीं करोगे, और देन प्राइवेट फाइनेंशियल और फैमिली इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, एक पॉलिसी का फंड्स जो रिलीज़ करते हो, आप डाइवर्ट नहीं करोगे आपके प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए। और पब्लिक ऑफिसर्स जो भी होल्ड करेंगे, पब्लिक रिसोर्सेस आर वेरी वैल्यूबल, उसी के थ्रू जुडिशियसली स्पेंड करेंगे। पर ये इसमें यही बात है कि अफसोस की बात है कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसे कुछ ही लोग, मतलब कुछ ही स्टेट्स ने, बहुत ही कम स्टेट्स ने ये लागू किया था ये कोड ऑफ एथिक्स, तो लेजिस्लेटर्स के लिए। बट द नेसेसिटी, इसीलिए कंक्लूजन लाइन पे ये भी लिखना चाहिए कि दिस इज़ अ नीड ऑफ द आवर। अभी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ज़्यादा बढ़ रही है, क्रिमिनल्स आ रहे हैं जिनकी कॉन्डक्ट बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए ये कोड ऑफ एथिक्स का मैंडेटरी बनाना और पब्लिक सर्वेंट्स मतलब सिविल सर्वेंट्स को के लिए भी एक कोड निकालना बहुत ज़रूरी है। इस पे एंड करते हैं कोड ऑफ एथिक्स के टॉपिक के बारे में। अब कोड ऑफ कॉन्डक्ट पे आते हैं। कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या है? आपकी बिहेवियर जो आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के टाइम पे एक सेल्फ के ऊपर आप जब भी डील करते हो, मतलब आप किसी सिचुएशन में आपको डिसाइडिंग फैक्टर करना हो या फिर डिसीजन पावर आपके पास हो, उस टाइप में जैसे कि ब्राइबरी सिचुएशन से इनअप्रोप्रिएट एक्शंस होगा, उस टाइम में आपको कैसे बिहेवियर दिखाना होगा, वो है कोड ऑफ कॉन्डक्ट। जैसे कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट आपको बचपन में या फिर 10th क्लास तक, इनफैक्ट +2 में भी देते हैं। सबके क्लासेस में मिली होंगी कि आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट में A ग्रेड मिला होगा, B ग्रेड मिला होगा। क्यों? मतलब कॉन्डक्ट मतलब आपके बर्ताव, मतलब कैसे बिहेवियर रही, मिलजुल के बात करते थे फ्रेंड्स के साथ, सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, या फिर स्टडीज़ में इंटेलिजेंट थे, कुछ गलती काम कुछ नहीं किया हुआ है, किसी को मार पीटना ये सारा कुछ नहीं किया हुआ है। तो ये सब कोड ऑफ मतलब कॉन्डक्ट में आता है। तो इसी कॉन्डक्ट को हमने 1964 में इवन फॉर द यूपीएससी सिविल सर्वेंट्स वी हैव स्टार्टेड। अब देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस है। एक बार मैं थोड़ा सा दिखा दूं आपको। तो पहले मिनिस्टर्स के लिए पढ़ लेते हैं कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट बिफोर बिकमिंग मिनिस्टर्स, मतलब मिनिस्टर्स बनने से पहले इनको एसेट्स और लायबिलिटीज़ को दिखाना है, बिजनेस इंटरेस्ट, उनकी फैमिलीज़ का इम्पूवेबल प्रॉपर्टीज़, खुद का शेयर्स, डिपेंचर्स और सारे ऐसे आइटम्स जो भी है ना,
उनको बताना होगा, मतलब डिक्लेयर करना होगा। कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं? जब नॉमिनेशन फाइल करते हैं ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, कि नॉमिनेशन फाइल मतलब कंटेस्ट करने के लिए, लायक बनने के लिए नॉमिनेशन जब फाइल करते हैं ना, तो उस टाइम पे इन लोगों को डिक्लेयर करना होगा। और अभी मिनिस्टर बनने के बाद क्या करना होगा कि हर साल 31 मार्च के जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, तब प्राइम मिनिस्टर को हर कोई मिनिस्टर एक एनुअल रिपोर्ट भेजते हैं जहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज़ बताएंगे। और एक ऐसी बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ही क्या कहते हैं, एक रेफरेन करना चाहिए। रेफरेन मतलब पीछे रहना चाहिए। यू शुडंट बाई एनी और सेल प्रॉपर्टीज़। आपके ऊपर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। आप ऐसे कोई प्राइवेट इंटरेस्ट बिजनेसेस ज्वाइन करोगे। और वैल्यूबल गिफ्ट्स भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आपके स्पाउस मतलब वाइफ, हस्बैंड या डिपेंडेंट्स जो भी हैं, फॉरेन गवर्नमेंट के अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने कोई तो नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म और अपने कुछ अदर वेज के थ्रू उनको दिलवाया होगा कोई भी एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए। और 5000 के अलावा उससे ज़्यादा 5000 के ज़्यादा अमाउंट का जो भी गिफ्ट्स होंगे किसी से भी नहीं लेना चाहिए। अब सेकंड ARC रिपोर्ट ने यही कहा था कि मिनिस्ट्रीज ऑफ कोड ऑफ कॉन्डक्ट में आप थोड़ा सा बदलाव लेके आने के लिए सोचिए कि मिनिस्टर्स और एक कॉन्स्टिट्यूंसी मेंबर दोनों का कोड ऑफ कंडक्ट अलग होना चाहिए, रूल्स अलग होना चाहिए। मिनिस्टर्स ऐसा कोई गवर्नमेंट सोर्सेज को पॉलिटिकल पार्टी या फिर पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। अक्सर इस बात को हम सुनते ही रहते हैं न्यूज़ में कि द पॉलिटिकल पार्टी पावर में जो भी होंगे, मतलब प्रीवियस गवर्नमेंट, उनके जो पार्टी के लिए जो फंड्स चलती है ना, मतलब इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, उनका ही गवर्नमेंट का ही फंड्स यूज़ करते हैं, डाइवर्ट हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए, ARC ने रिकमेंड किया। और दूसरी बात, ARC ने यही रिकमेंड किया कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर उनको भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट और एथिक्स जैसे मिनिस्टर्स का भी है, तो इन लोगों को अभी, क्योंकि ये टॉप मोस्ट लेवल हायरार्की में आते हैं, तो इनको भी ऑब्जर्व करना होगा। और पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी ऑफ सिविल सर्विसेज को अपहोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिस्टर्स ही हैं जिनके अंडर ये ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं। और जब मिनिस्टर बोलेंगे कि मेरे भतीजे को वो कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो, ये तो गलत बात है। तो इसीलिए पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी को ध्यान में रखते हुए मिनिस्टर्स को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए सिविल सर्वेंट्स के ऊपर। आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट सिविल सर्विसेज में देखिए, 1964 में कुछ रूल्स आए थे। इन्होंने तीन तरीके का है। एक तो ऑफिस रिलेटेड मतलब कोई कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करना चाहिए बिफोर डिपार्टमेंटल हायरार्की। मतलब आपके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे उनके पास जाके पहले कंप्लेंट करो कि मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है या फिर करप्शन हो रही है, वहाँ पे मैंने रोकने की कोशिश की। पहले वहाँ पे जाके बताएं, फिर लास्ट में एंड में आके ट्रिब्यूनल पे पहुँचना पड़ेगा। और ये भी कहते हैं कि ऐसे कोई भी डायरेक्शन हो पॉलिटिशियंस के साथ, जो भी डायरेक्शन आते हैं, वो जब तक वो रिटर्न डायरेक्शन नहीं आएगी ना कि मेरे भतीजे को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दो, तो उस टाइम जब तक वो रिटर्न में नहीं आएगी ना, तब तक कुछ एक्शन मत ले लीजिएगा। सिर्फ बोलने से आपको काम करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और एक एम्प्लॉय यूनियन और लेबर यूनियन को ऐसे कुछ ज्वाइन नहीं कर पाओगे विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। मतलब क्योंकि आपको स्ट्राइक करने का कोई अधिकार नहीं है गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि आप एक ऑफिसर हो। ऐसे लोगों को आपको कंट्रोल में करना है। ये नहीं कि आप खुद ही एम्प्लॉय एक यूनियन लेबर में चले जाओ और स्ट्राइक करते रहो। और एक पब्लिक लाइफ के लिए भी कुछ रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट है, जैसे कि कोई भी एक सेरेमनी में या फिर रैली में आप ऐसे कोई ऑनर एक्सेप्ट नहीं करोगे, जैसे कि कुछ टाइटल्स मिल गया है या फिर एक ऐसे ट्रांसफ़र मिल गई है, फेयरवेल पार्टी मिल गई है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और ऐसे पब्लिक में आके कुछ भी ऐसे नहीं बोलोगे जहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत नुकसानी या फिर डिफेम करोगे गवर्नमेंट को। इसीलिए तो बहुत सारे ये जो IAS ऑफिसर्स हैं, आपने शाह फैज़ल को भी देखा, जैसे उन्होंने रिज़ाइन किया तब जाके उन्होंने खिलाफ बोला गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये कॉमन है कि इसीलिए पहले रिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद ये थोड़ा सा गवर्नमेंट के ऊपर खिलाफ बोलते हैं। और पर्सनल लाइफ में बाइगैमी मतलब एक ही शादी वैलिड है, उसके ऊपर जितने भी शादी करोगे वायलेटेड है। डाउरी नहीं लेना चाहिए, आप डाउरी दे भी नहीं सकते हो, ले भी नहीं सकते हो, डिमांड भी नहीं कर सकते हो। फ्री गिफ्ट्स, ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग, लॉजिंग, ये सब सारे फ्री में नहीं करवा सकते हो जस्ट बिकॉज आप ब्यूरोक्रेट हो। तो आप डिवोशन ऑफ ड्यूटी की तरफ से जाओगे
तभी आपके कॉन्डक्ट एक गवर्नमेंट सर्वेंट के थ्रू बन जाएगा। आप सर्वेंट हो, हर टाइम ये ध्यान में रखिएगा। आपके जो भी होगा स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ एक गवर्नमेंट सर्वेंट के थ्रू ही करना पड़ेगा। इसीलिए आपको एक अच्छे से पब्लिक सर्वेंट बनने के लिए आप पहले पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ आपको एथिकल वाइज आप समझिएगा। उसी के बाद आपका कुछ ओरिएंटेशन, मतलब आपके जो मोरालिटी है आपके अंदर, उसको दिखाने का मौका मिलेगा। तो पर अभी तक ऐसे कोई कोड ऑफ एथिक्स नहीं है सिविल सर्वेंट्स के लिए। आप उसको लेके आने की बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पब्लिक सर्विस बिल एक लेकर आ रहे हैं। इसका ड्राफ्ट बिल ऑलरेडी रेडी था 2007 से ही। आप देखते हैं कब तक ये रियलिटी में बदलेगी ये बिल एक्ट में बन के, ताकि ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी वैल्यूज़ मैंडेटरी बन जाएगा। जब ये लीगलाइज हो जाएगी ना, तब सबको, मतलब सारे सिविल सर्वेंट या फिर ब्यूरोक्रेट्स को इनको फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा? जैसे कि आप ड्यूटी ऑब्जेक्टिविटी के साथ, इम्पार्शियल मतलब फेयरनेस और जस्टिस के साथ, गुड गवर्नेंस पीपल के बेटरमेंट के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ द लैंड को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, मेरिट के बेस पर आपको कंसिस्टेंट बिहेवियर दिखाना होगा, और ऐसे कोई वेस्टेज ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं करोगे या फिर डाइवर्ट नहीं करोगे अपने प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए। एक एनवायरनमेंट हेल्दी और कॉन्जीनियल मतलब एमिकबल, अच्छे से मिलजुल के रहना होगा, और कम्युनिकेशन, कंसल्टेशन, कोऑपरेशन भी दिखाओ एक पब्लिक सर्वेंट की तरह। ये सारे कुछ ड्राफ्ट पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ बिल में है। तो देखते हैं ये कब तक एक्ट में बन जाएगा, ताकि ये सारे प्रोविजंस मैंडेटरी बनती जाएगी सिविल सर्वेंट्स के लिए। अब आते हैं आंसर राइटिंग सेशंस में। पहला क्वेश्चन ये है कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट का मतलब क्या है, आप क्या समझते हो कोड ऑफ कॉन्डक्ट के थ्रू, और व्हाट पर्पस डज इट सॉल्व। तो ये क्वेश्चन ओपन एंडेड है, आप क्या समझते हो, आपके तरफ से भी बहुत सारे पॉइंट्स लेके आ सकते हो। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस पे ना ज़्यादा लिखने का मौका मिलता है। नहीं तो अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे थे कि व्हाट इज़ कोड ऑफ कॉन्डक्ट एंड हाउ डज़ इट हेल्प, तो आंसर अलग हो जाती है। मैकेनिकल वन में लिखना पड़ता कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट ऐसे है और 1964 रूल्स के थ्रू गवर्नमेंट ने सिविल सर्वेंट्स के ऊपर डाल दिया है कोड ऑफ कॉन्डक्ट, मिनिस्टर्स के पास है ही नहीं, ऐसे बोलोगे। जबकि क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द कोड ऑफ कॉन्डक्ट, आप क्या समझते हो कोड ऑफ कॉन्डक्ट। मतलब थोड़ा सा रिकमेंडेशंस भी लिखिए एंड में कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट अच्छे से रिफॉर्म करने के लिए और क्या कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप एक सीनियर पब्लिक सर्वेंट है, तो आप कैसे इन्फ्लुएंस करोगे, पर्स्यूएट करोगे स्टाफ को एक हाईली एथिकल कॉन्डक्ट को इंश्योर करने के लिए। मतलब प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस आप उनमें भी, उनके अंदर भी इम्बाइब कर सकते हो। कैसे? आप हर किसी के साथ फेयरनेस के साथ बर्ताव करोगे, बिहेवियर दिखाओगे, आप एक्सेसिबल रहोगे हर किसी स्टाफ के ऊपर। आप पर्सनल नंबर भी दे सकते हो उनको ऑफिस आवर्स के बाद कभी भी हमें कॉल करने का और अर्जेंट इश्यूज रिजॉल्व करने का। एंड देन यू विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनफैक्ट कोई भी मिस्टेक्स होगा तो आपके डिपार्टमेंट के अंदर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, ताकि इसकी वजह से आपकी लीडरशिप वैल्यू बढ़ेगी और टीम वर्क बढ़ेगा। इस चीज़ से लोग भी कुछ गलत काम करने से डरेंगे और आपको भी अच्छा सा नाम लेके आने के लिए उनकी भी कोशिश रहेगी। आप कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करोगे, और जब आप एक रोल मॉडल बन जाओगे ना, तब आपके सबऑर्डिनेट्स भी आपको रेस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, और आप ऐसे ड्यूटी पे फेलिसिटेट करोगे इन लोगों को जिन्होंने अच्छे से परफॉर्मेंस दे रखी है। तो एक अच्छे से एथिकल कॉन्डक्ट इससे बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। जब आप किसी को रिवॉर्ड करते हो ना, वो मोटिवेटेड हो जाते हैं किसी और कुछ अच्छा और काम करने के लिए। तो इसके थ्रू ये आंसर बन जाता है। तो ये दो क्वेश्चंस आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। गिव योर फिंगर सम एफर्ट, प्रेशर दो अपने हाथों को और लिखिएगा 150 वर्ड आंसर में। और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये दोनों। तो अगले सेशन में डिस्कस कर लेते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग एंड जय हिंद।